तो हेलो प्यारो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर का पार्ट नंबर 2। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ेंगे, एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर पढ़ेंगे, एनर्जी डेंसिटी एंड चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन। ये 4 टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे। इससे पहले का अगर आपने पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके कैपेसिटर का पार्ट 1 जरूर देख लीजिए आप लोग। ठीक है, और अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करो। ओके बच्चों, तो चलो अब शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें एक एक चीज को बताएंगे आपको कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, राइट, और उसके बाद वो किस चीज पे डिपेंड करता है, ये सब चीजें हम इसमें सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो अब इसमें हम बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके बच्चों, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि एक पैरेलल प्लेट होंगे दो, राइट, इस तरह से। ठीक है, ये हमने इस पे जो है प्लस क्यू चार्ज और इस पे माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, तो अब एक चीज समझो, ये प्लस क्यू चार्ज इसके सरफेस पे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और माइनस क्यू इस तरह से। तो अगर हमने यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट सरफेस सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा, राइट, एंड द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज डी, राइट बच्चों, ये प्लेट के बीच की सेपरेशन है। ठीक है, और क्रॉस प्लेट एरिया, यहाँ पे सब पॉइंट हम मेंशन कर देते हैं। प्लेट एरिया की बात करें तो प्लेट एरिया ए है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम सिग्मा की बात करें तो चार्ज अपॉन में एरिया। तो अब इस प्लेट से पॉजिटिव से नेगेटिव क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से होगा, ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, मैं यहाँ डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड को, राइट, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये एरो आपको दिखा देते हैं ताकि आपको पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ये है। तो यहाँ पे हम बीच में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें किसी पॉइंट पे, यहाँ मान लो किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, तो आपको पता होगा बच्चों कि जो है किसी भी प्लेट से किसी भी पॉइंट पे, अगर हम किसी पॉइंट पे यहाँ पे बात करें आर डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पी पे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वो होता है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इसे प्लेट 1 ले लेते हैं, इसे प्लेट 2 ले लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 E1 लेते हैं, ये आएगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन। ठीक है, सिमिलरली अगर E2 निकालें हम, E2 ये होगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन। अच्छा, इसका E1 का डायरेक्शन किधर होगा, इधर ही होगा क्योंकि पॉजिटिव है, ये रिपल करेगा। और E2 का डायरेक्शन किधर होगा, इधर ही होगा, नेगेटिव है अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन आपको समझ में आ गया। तो ई नेट अगर हम आपसे पूछें ई नेट, तो ई नेट वैल्यू क्या आएगा, ई नेट होगा E1 प्लस के E2, तो मतलब सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन प्लस के सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन। तो ये ई नेट हमें पता चल जाएगा, ई नेट हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन, ये कैंसिल हो जाएगा, ई नेट की वैल्यू हमें मिल गया सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, राइट।
ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर पता चल गया, और वो भी तब जब यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई इंसुलेटेड मटेरियल मतलब एयर में। ठीक है, अब हम अगर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो अब आपको पता होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस जो रिलेशन होता है वो होता है, रिलेशन होता है बिटवीन ई एंड वी में, होता है v इक्वल टू माइनस के e इंटू के डी आर, राइट। नेगेटिव साइन ये बताता है कि पोटेंशियल डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करना है। e देखो इस 1 और 2 के बीच का हमें पोटेंशियल चाहिए, तो पूरा डिस्टेंस हमने ले लिया d। ठीक है, अब ये E की वैल्यू हमें पता है, E कौन सा, इस यहाँ पे ये जो है ना, इनके दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लेना है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना बच्चों। तो अब मेरे को बताओ आप कि E की वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये नेट वाला लेंगे ना, यहाँ पे E नेट यही तो है, सिग्मा अपॉन में, इसे याद भी रखना, सॉरी सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको याद भी रखना आप लोग। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया। अब मेरे को एक चीज समझ में आ गया, ये अब सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा की वैल्यू होती है चार्ज अपॉन में, इसे इक्वेशन 1 कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 की बात करें तो v की वैल्यू जो हमें मिल जाएगा वो q अपॉन में a एप्सिलॉन नॉट इंटू के डी। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो v हमें मिल गया v इक्वल टू q d अपॉन में एप्सिलॉन नॉट a। अब हम अगर c की बात करें, c इक्वल टू होता है q बाई v, राइट। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्यों, तो क्यों ही है। अब v की वैल्यू हमारे पास क्या है, क्यों डी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट a। तो ये क्यों से क्यों कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से c की वैल्यू हमें मिल जा रहा है, c की वैल्यू जो है वो मिल जा रहा है एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। ये आ गया कैपेसिटर ऑफ पैरेलल प्लेट, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, राइट। ठीक है बच्चों, ओके। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें जो C की वैल्यू मिली एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो है C डिपेंड किस पे है, एरिया पे। अगर एरिया हम बढ़ा देंगे तो कैपेसिटेंस ज़्यादा हो जाएगा, और उनके बीच की डिस्टेंस के यूनिवर्सली है, मतलब डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो C की वैल्यू कैंसिल हो जाएगा या घट जाएगा। ठीक है, 1/d। और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इन चीजों पे डिपेंड करता है ये। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब मेरी एक बात समझो आप कि ये C इन चीजों पे डिपेंड करता है, मतलब कि अगर हम आपसे पूछें कि मान लो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हमारे पास, एक क्वेश्चन से लेके समझते हैं कि ये है इसका, ये हमें लेंथ पता है 3 मीटर और ये पता है 2 मीटर। ठीक है, ऐसे ही पैरेलल है तो एक हमारे पास और भी हो गया, ये हो गया 3 और ये हो गया 2, और इनके बीच का डिस्टेंस अगर हम आपसे पूछ लें तो इसे हम बोल देते हैं 4। तो हम बोले कि इसका, हमें देखो चार्ज वगैरह हमने कुछ नहीं दिया, लेकिन हम कैपेसिटेंस बता सकते हैं। हम बोल दें ये इसके विपरीत है कि हमें इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा, तो आप बता सकते हो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। तो a पहले निकाल लो, a क्या हो जाएगा 3 इंटू के 2, लेंथ इंटू ब्रेथ 6, और d कितना है 4। तो C की वैल्यू हम निकाल लेंगे। C की वैल्यू क्या आ जाएगा, C की वैल्यू जो आ जाएगा वो आएगा एप्सिलॉन नॉट
6/4, मतलब इसे कैंसिल कर लो तो c की वैल्यू आ जाएगा 3/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो इस टाइप से क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, अगर कहीं पे डाउट हो रहा है कि समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक है, तो एक होमवर्क हम आपको देते हैं कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यहाँ पे हमने आपको दे दिया, वही ये 6 कर दिया, ये 10 कर दिया, और एक दूसरा दे दिया आपको ये 12, सॉरी ये भी 6 है, ये 10 है, और इनके बीच का डिस्टेंस हमने 5 दे दिया। अब इस पे जो चार्ज है 10 कूलम है और इसमें -10 कूलम है, तो आप मुझे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बताना है आपको। ठीक है, तो चलो इसे रख करते हैं। अब आगे हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर। ठीक है, इसे रख कर देते हैं। ठीक, एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर। अच्छा, ये एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर हर एक कैपेसिटर के लिए सेम फार्मूला होता है, किसी भी टाइप का हो। ठीक है, तो हम वही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे ही बात करते हैं, ये बोर्ड के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, राइट, तो इस पे हमने प्लस क्यू चार्ज दे दिया, इसको हमने माइनस क्यू चार्ज दे दिया। ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस है डी। राइट, अब एक चीज़ समझो कि अगर हम एक टी इक्वल टू 0 पे बात करें, थोड़ा टाइम फ्रेम देखो, यहाँ से हमने एक डी क्यू चार्ज तोड़ लिया, डी क्यू चार्ज तोड़ के यहाँ पे ले आए, तो उस टाइम क्या होगा, वर्क डन 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इसे कहते हैं चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। तो ऐसे डी क्यू हम यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, तो इसको ले आने में कुछ वर्क करना पड़ेगा, ले आने में कुछ वर्क करना पड़ेगा, वही वर्क निकालेंगे। तो अगर हम एक टी इक्वल टू 0 पे बात करें, तो टी इक्वल टू 0 पे हमने क्यू इक्वल टू 0 ट्रांसफर किया, उस टाइम वी पोटेंशियल 0 था। ठीक है, पोटेंशियल भी 0 हो गया, लेकिन उस टाइम क्या इसका कैपेसिटेंस था, बिल्कुल इसका कैपेसिटेंस तो था, क्योंकि वो चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता। किसी पर्टिकुलर टाइम टी इक्वल टू टी पे ही मान लेते हैं, टी इक्वल टू या टी नॉट ले लो। ठीक है, उस टाइम क्यू जो है, क्यू कितना ट्रांसफर हुआ होगा, वो डी क्यू ट्रांसफर हुआ, क्यू जो है डी क्यू ट्रांसफर हुआ। उस टाइम हमने मान लिया कि वोल्टेज जो है वी डैश जनरेट हुआ होगा, क्योंकि जब चार्ज आ जाएगा तो उसके क्रॉस जो है वोल्टेज भी जनरेट हो जाता है। ठीक है, अब टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे बात करें, तो टी इक्वल टू इनफाइनाइट का मतलब होता है फुल्ली चार्ज, मतलब कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया। टी इक्वल टू इनफाइनाइट का मतलब कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया। उस टाइम जो है जो चार्ज ट्रांसफर हुआ यहाँ से यहाँ, पूरा ट्रांसफर हुआ क्यू, और v की वैल्यू जो है जनरेट हो गया v डैश। तो इसको ले जाने में जो वर्क लगा, तो अब आपको पता होगा v इक्वल टू क्या होता है, w अपॉन में क्यू नॉट। तो अगर हम यहाँ पे देखो छोटे छोटे चार्ज ले जा रहे हैं तो वर्क भी छोटा होगा। तो यहाँ पे v डैश की अगर हम बात करें, v डैश, हम इस मिड पॉइंट पे आते हैं, इस टाइम जो है वर्क डन डी डब्ल्यू रहा होगा और चार्ज जो है डी क्यू ट्रांसफर हुआ होगा, मान लेते हैं। तो यहाँ से डी डब्ल्यू की वैल्यू निकाले तो हो जाएगा वी डैश इंटू के डी क्यू। अब वी डैश की वैल्यू क्या होगा, वी डैश अगर हम निकालना चाहें तो क्यू अपॉन में वी डैश, तो ये डी क्यू तो चार्ज हुआ। तो अब यहाँ पे अगर हम निकालें तो इसको हम इंटीग्रेट, वी डैश की वैल्यू अगर निकालें तो क्यू बाई सी। अच्छा, ये क्यों क्या है, क्यों ये चीज है कि क्यू की वैल्यू हमने ले लिया कि जो है, या इस क्यू को ऐसे डिनोट कर लेते हैं, ये क्यू कितना चार्ज हुआ, डी क्यू चार्ज ट्रांसफर हुआ होगा। ओके, तो अब वी डी एस की वैल्यू यहाँ से हम ट्रांसफर करके यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं, तो यहाँ से डी डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी क्यू अपॉन में सी इंटू के डी क्यू, और इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। जब t इक्वल टू 0 था
तो ये वर्क डन 0 और ये टी इक्वल टू जो है जब चार्ज ट्रांसफर हुआ, चार्ज जो है ट्रांसफर हुआ 0 तो वर्क डन 0, जब चार्ज पूरा ट्रांसफर हुआ तो वर्क डन W। तो यहाँ से W की वैल्यू क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 1/2, या फिर इसे आप ऐसे समझ लो, तो इसे रब कर देते हैं। चलो अब कलर्स चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा Q² बाई 2C और लिमिट हो जाएगा 0 से Q। इंटीग्रेशन तो आ ही रहा होगा आप लोगों को। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2C Q², अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिए। तो यहाँ से ये वर्क डन ही एज अ पोटेंशियल एनर्जी की तरह यूज होगा, एज अ पोटेंशियल एनर्जी की तरह यूज होगा, राइट। ये वर्क डन ही एज अ पोटेंशियल एनर्जी की तरह यूज होगा। तो इसी को हम यू से लिखते हैं और ये हो जाएगा 1/2C Q²। ठीक है, तो ये आपका एक फार्मूला आ गया। अब मान लो कि एग्जाम में Q और C नहीं दिया है, V दिया है, तो Q इक्वल टू होता है CV, तो ये वैल्यू यहाँ पे रख दो। तो U इक्वल टू हो जाएगा 1/2C इंटू के C² इंटू के V² स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो U की वैल्यू अब आ जाएगा आपका 1/2C V², इसे भी याद रख लो, राइट। ठीक है, अब जो है तीसरा हमारे पास एक और फार्मूला होता है कि C की वैल्यू हम यहाँ पे रख दें। C होता है Q/V, राइट, इंटू के V², तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो U की वैल्यू हमारे पास 1/2QV। तो ये भी एक आप 3 फार्मूले एनर्जी स्टोर का आप याद कर सकते हो। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसको जो है प्रूफ करने का एक और तरीका है। ठीक है, इसको हम अभी आपको बता देते हैं। अगर कहीं पे डाउट हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप बताएं। देखो क्या है ना, एक एक चीज को आप बड़े अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलो इसे रफ कर देते हैं। तो इसको एक दूसरा तरीका क्या है इसको प्रूव करने का, ग्राफिकली, इसको भी सीख लेते हैं। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो अगर इनके बीच हम प्लॉट ग्राफ ऐसे प्लॉट करें, तो ये यहाँ पे अगर Q है, ये V है, तो इनके बीच इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ये राइट। तो यहाँ से अगर हम इस तरह से देखें किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो अगर ये Q है तो ये क्यों ही रहेगा, ये भी। इसका एरिया निकाल लें हम, एरिया इस ट्रेंगल का, तो ये एनर्जी देगा 1/2 एरिया ऑफ ट्रेंगल, एनर्जी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेंगल। तो आप इसको लिख सकते हो एनर्जी इक्वल टू एरिया इंटू के एरिया ऑफ ट्रेंगल, एनर्जी इक्वल टू 1/2 बेस इंटू के हाइट, इस ट्रेंगल के लिए, या और एरिया ऑफ ट्रेंगल। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो 1/2 बेस हो गया V और ये हो गया Q, तो आपका 1/2 QV। अब यहाँ से आप अलग अलग वैल्यू रख के निकाल सकते हो। ठीक है, राइट। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे एनर्जी डेंसिटी की। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? कहीं पे दिक्कत है जो आपको समझ ना आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, देखो क्या है कि जब तक आप इसे अच्छे से समझोगे नहीं ना, तब तक काम बनेगा नहीं। ठीक है, तो अब हम एनर्जी डेंसिटी बात करेंगे। एनर्जी डेंसिटी,
एनर्जी डेंसिटी को अगर समझना है तो हमें C इक्वल टू तो पता ही हो गया एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो चाहिए। अब किसी पैरेलल प्लेट के बीच का कैपेसिटेंस हमें क्या आता है ये ऑलरेडी हमें पता चल गया है, ठीक है। ये प्लस क्यों और ये माइनस क्यों, और इनके बीच का डिस्टेंस D है, ओके। तो E की वैल्यू अगर यहाँ पे E की वैल्यू अब आपको पता हो गया होगा C अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। तो E की वैल्यू अगर हम लिखें तो ये होता है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा की वैल्यू होती है Q बाई A। ये वैल्यू पुट करके E हम निकाल सकते हैं और ये हो जाएगा Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू के A, ठीक है, राइट। यहाँ से हमें टोटल चार्ज मिल जाएगा Q इक्वल टू E एप्सिलॉन नॉट A, ये चार्ज हमें पता चल गया, ठीक है। चार्ज पता, अब एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर हमें पता है, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर हमें पता है वो होता है U इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन में 2C। अब Q की वैल्यू क्या है ये भी हमें पता है, U इक्वल टू 1/2 E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर A स्क्वायर अपॉन में 2C। Q की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दिया ना, ठीक है। ये इक्वेशन 1 फ्रॉम, यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से, ठीक है। यहाँ से Q की वैल्यू यहाँ पे रख दिए। अब C की वैल्यू क्या होती है, इसे चलो अब नंबरिंग तो हमने कर ही दिया, इसे A लेते हैं। तो फ्रॉम A से अगर हम बात करें तो C की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो अब यहाँ पे U की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/2 E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर A अपॉन में 2 और ये एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ठीक है। देखो एक A स्क्वायर होता है तो एक स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल, सिग्मा से एक सिग्मा कैंसिल, ये D ऊपर चला जाएगा। तो U इक्वल टू आपके पास मिल जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर A इंटू के D, ठीक है, एरिया इंटू के लेंथ। तो अब यहाँ से एनर्जी जो है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर और ये एरिया इंटू के लेंथ अगर बात करें, ये क्या होता है एरिया इंटू की लेंथ, इसे हम बोलते हैं वॉल्यूम, ठीक है, इसको बोलते हैं वॉल्यूम। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम अभी इसे करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एनर्जी जो है पता चल गया, U इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E और इसको बोलते हैं वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी U अपॉन में वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम को ही बोलते हैं, यहाँ पे स्क्वायर था 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, और इसी को हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ठीक है। तो इसका प्रूफ आ गया। अब थोड़ी सी इसको आगे मॉडिफाई करके अगर हम देखें तो एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, इस एनर्जी को हम लिख सकते हैं, और रियल में तो ये वर्क है W, U इक्वल टू W लिख सकते हैं। वॉल्यूम को हम एरिया इंटू के लेंथ इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। अब मेरी बात समझो कि वर्क अपॉन में डिस्टेंस क्या होता है, फोर्स। वर्क अपॉन में डिस्टेंस होता है फोर्स, ये हो गया प्रेशर अपॉन में एरिया इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो ये फोर्स अपॉन में ऐसे कहाँ से आया, F कहाँ से आ गया, F आ गया बेटा, मेरी बात समझो कि F जो है वो आया, देखो W इक्वल टू होता है F इंटू के डी, तो एफ डब्ल्यू बाई डी क्या हो जाएगा, ये F ही तो होगा, ठीक है, यहाँ से आ गया। और इसको हम बोलते हैं प्रेशर, ठीक है, ये हो गया प्रेशर। तो हो गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट
ए स्क्वायर। अब फिर से अगर हम यहाँ पे बात करें तो ए की वैल्यू हमारे पास पता है, ठीक है। तो यहाँ से प्रेशर, अब पी के टर्म में हम बात करेंगे, प्रेशर 1/2 एप्सिलॉन नॉट और ई की वैल्यू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर। तो यहाँ से प्रेशर आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। तो ये एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेशर, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेशर, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेशर, इन सभी पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप इसे अच्छे से समझ लो, ठीक है, राइट। तो ये यहाँ पे खत्म होता है पूरा एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तो हमने क्या क्या आज पढ़ लिया, आज हमने क्या क्या पढ़ लिया। तो यहाँ पे अगर हम शुरू से देखें तो ये पहले हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा, फिर हमने एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी स्टोर पढ़े, इसके उसके बाद एनर्जी डेंसिटी, उसके बाद हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेशर। अब नेक्स्ट अगर हम पढ़ेंगे चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चलो चार्ज, तो अब चार्ज मान लिया कि हमारे पास दो कंडक्टर हैं, समझ रहे हैं, दो कंडक्टर हैं। चलो हमने इसको स्फेरिकल कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर हो, कंसेप्ट सब में सेम ही रहेगा। तो ये हमने एक कंडक्टर ले लिया, इसका रजिस्टर सॉरी रेडियस R1, इस पे प्लस इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। चलो एक दूसरा हम ले लेते हैं समझने के लिए, दूसरे कलर का, और ये थोड़ा सा हम बड़ा सा ले लेते हैं, ठीक है। स्पेयर मैं इसे इरेज ही कर देता हूँ और फिर से बनाऊंगा। चलो हमारे पास है, सर्कल तो है ही ना। राइट, तो ये दो हमारे पास स्फेरिकल कंडक्टर हैं, इस पे हमने जो है चार्ज को जो है इस तरह से हमने, इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इस पे। और इस पे भी इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। इसका रेडियस हम मान लेते हैं R1 और इसका रेडियस R2। इसको एक कंडक्टिंग जो है वायर से हम जोड़ देते हैं, ये है कंडक्टिंग वायर, ठीक है। ये कंडक्टिंग वायर हमने इसे जोड़ दिया। अब क्या होगा, चार्ज, इसको हम इसका 1 ले लेते हैं, इसका नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं, थोड़ा सा हम डार्क पे आते हैं, और ये 2 हो गया, ये 1 और ये 2। तो ये कब तक चार्ज ट्रांसफर होगा, जब तक कि पोटेंशियल V1 दोनों का पोटेंशियल क्या हो, इक्वल ना हो जाए, तब तक ये चार्ज ट्रांसफर होता रहेगा। और चार्ज ट्रांसफर कैसे होगा, कि अब आपको भी पता है Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा उसमें चार्ज ज़्यादा स्टोर होगा। तो यहाँ से हम अगर लिखना चाहें तो Q1 डैश अपॉन में Q2 डैश, मान लो कि ट्रांसफर होने के बाद, ट्रांसफर होने के बाद की बात करें, चार्ज ट्रांसफर हो गया होगा, तो हम फिर से बात वही करेंगे कि
ठीक है, चार्ज ट्रांसफर होने के बाद हम ये मान लेते हैं कि इस पे जो चार्ज आया इस पे चार्ज Q1 डैश और इस पे चार्ज Q2 डैश है, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है। तो हम ये Q डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसको लिख सकते हैं C1 अपॉन में C2। और ये आपको भी पता है कि स्फेरिकल चार्ज कैपेसिटेंस C की वैल्यू क्या होती है, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। ये कहाँ से आ गया, C1 की वैल्यू एंड C2 की वैल्यू। तो यहाँ से ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास Q1 डैश अपॉन में Q2 डैश अपॉन में C1 अपॉन में C2 इक्वल टू R1 अपॉन में R2। ये एक रिजल्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको मिल गया। ठीक है, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, यहाँ से Q1 डैश मतलब चार्ज जो है ये कनेक्टिंग वायर चार्ज ट्रांसफर होने के बाद ये कंडीशन यहाँ का पोटेंशियल V1 एंड V2 रहा होगा। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम कॉमन पोटेंशियल की बात करें, कॉमन पोटेंशियल, कॉमन सॉरी कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल का मतलब दोनों का पोटेंशियल जो सेम हो। तो ये कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, इसे V1 इक्वल टू V2 मतलब दोनों के लिए, और चार्ज यहाँ का हमने चार्ज मान लिया कि ये है शुरू में इसका चार्ज Q1 और इसका चार्ज Q2। आफ्टर चार्ज ट्रांसफर इसका इट्स चार्ज बिकम Q1 डैश एंड इट्स चार्ज बिकम Q2 डैश। तो टोटल चार्ज अपन में, टोटल चार्ज अपन में टोटल कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस। तो यहाँ से V1 डैश इक्वल टू V2 इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन में C1 प्लस C2। ठीक है, तो अब हमें कॉमन चीज पता हो गया कि हमारे पास कॉमन पोटेंशियल ये है। ठीक है, तो अब अगर हमें Q1 डैश की वैल्यू निकालना हो तो निकाल सकते हैं। चलो इसको हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, तो अब देखो बच्चों कि अगर अब हम यहाँ पे Q1 डैश की वैल्यू निकालना चाहें तो Q1 डैश की वैल्यू क्या निकालेंगे। तो Q1 डैश की वैल्यू निकालने के लिए Q इक्वल टू क्या होता है, समझो, Q इक्वल टू होता है CV। ठीक है, तो C, अब V कौन सा लेंगे, कॉमन वाला। तो Q1 डैश इक्वल टू, पहले हम अभी C को तो वैसे ही लिखते हैं, C की जगह क्या लिखेंगे, C जैसे हमें Q1 डैश चाहिए तो C1 रेशियो का बात है, C1 प्लस C2। एक मिनट का Q इक्वल टू CV। अब Q1 डैश चाहिए तो हमें कैपेसिटेंस C1 चाहिए और V कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल क्या है, Q1 प्लस Q2 अपॉन में Q1 प्लस Q2 अपॉन में क्या, R1 अपॉन में R2, अरे सॉरी C1 अपॉन में C2। ठीक है, तो यहाँ से हमें Q1 डैश मिल गया, या इसको हम थोड़ा सा सही से लिखें तो ये C1 अपॉन में C1 प्लस C2 और ये Q1 प्लस Q2। अब C1 की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो ये होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 और नीचे भी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो तो R1 प्लस R2 और ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, Q1 डैश की जगह ये लिख सकते हैं, तो यहां से हम अगर Q1 डैश की वैल्यू निकालें तो Q1 डैश की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगा C1 अपॉन में C1 प्लस C2 इक्वल टू Q1 प्लस Q2। या इन टर्म ऑफ रेडियस की बात करें तो R1 अपॉन में R1 प्लस R2
और ये Q1 प्लस Q2। तो ये यहाँ से सिमिलरली अगर हम Q2 डैश की बात करेंगे तो ये हो जाएगा C2 अपॉन में C1 प्लस C2 और Q1 प्लस Q2 इक्वल टू, यहाँ से आप अब ऊपर हो जाएगा R2 अपॉन में R1 प्लस R2 और ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2। तो ये दो बातें आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ लेना है, ठीक है, कि जो है चार्ज, अब अगर हम बात करें कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, थोड़ा सा हम इसको जूम में आपको दिखाएं। तो ये देखो, ये जो Q1 की वैल्यू है, Q1 और Q2 की वैल्यू, वो हमारे पास ये पता चल गया, ठीक है, वो है हमारा ये Q1 डैश एंड Q2 डैश आफ्टर कनेक्टिंग, राइट, ठीक है। तो अब जो है हम एनर्जी लॉस निकालेंगे, ठीक है, एनर्जी लॉस, ठीक है। तो अब इसके लिए हम नेक्स्ट चलेंगे, राइट। नेक्स्ट हमारा एनर्जी लॉस की बात करें हम तो एनर्जी लॉस, तो एनर्जी लॉस होगा U इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी क्या है, ये है 1/2 Q1 स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस 1/2 Q2 स्क्वायर अपॉन में C2, ये इनिशियल एनर्जी। और फाइनल एनर्जी हमारा क्या है, तो माइनस के फाइनल एनर्जी 1/2 Q1 डैश का स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस 1/2 Q2 डैश का स्क्वायर अपॉन में C2। ये अब Q1 डैश है, Q2 डैश की हमें वैल्यू पता है, Q1 डैश की वैल्यू है C1 अपॉन में C1 प्लस C2 और ये Q1 प्लस Q2। ऐसे ही Q2 की वैल्यू भी हमें पता है, Q1 डैश Q2 डैश भी पता है C2 अपॉन में C1 प्लस C2 और ये Q1 प्लस Q2। अब यहाँ से हमें एनर्जी लॉस डेल्टा U की वैल्यू अगर निकालना हो तो ये वैल्यू रख देते हैं 1/2 Q1 स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस 1/2 Q2 स्क्वायर अपॉन में C2 माइनस के 1/2 C1 एंड Q1 की वैल्यू क्या है, Q1 की वैल्यू हमारे पास है C1 अपॉन में C1 प्लस C2 एंड Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर प्लस के 1/2 C2 और Q2 C2 अपॉन में C1 प्लस C2 एंड Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, तो जो रिजल्ट आएगा अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक चीज यहाँ पे देखो, हम लिख सकते थे यहाँ से कुछ वैल्यूज कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 Q1 स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस 1/2 Q2 स्क्वायर अपॉन में C2 माइनस के, देखो यहाँ पे C1 अपॉन में C2 Q1 अपॉन में Q2 ये सब वैल्यूज कॉमन हो जा रहे हैं, तो Q1 प्लस Q2 अपॉन में C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ जाएगा और ये बाहर, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 C1 इंटू के C1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 इंटू के ये C2 और ये डिवाइड में है C2 C2 इंटू के C2 का स्क्वायर, इसको और इसको कैंसिल कर लो, इसको कैंसिल कर लो, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 1/2 Q1 स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस 1/2 Q2 स्क्वायर अपॉन में C2 माइनस के Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर एंड C1 अपॉन में C2 का होल स्क्वायर। यहाँ से आपको क्या मिल गया, यहाँ से मिल जाएगा हमें 1/2 C1 प्लस 1/2 C2,
ठीक है, ओके। अब ये चीजें आप सॉल्व करो, इसका होल स्क्वायर बना लो और इसको सॉल्व कर ले, राइट। तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो हम उसे लिखेंगे सीधा सीधा, ठीक है। रिजल्ट जो आता है वो आता है C1 C2 अपॉन में 2 C1 प्लस C2 एंड V1 माइनस V2, ठीक है, V1 माइनस V2, राइट। अब ये V1 माइनस V2 कहाँ से आया ये आप समझ लोगे जब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया और ये स्क्वायर होता है, ओके बच्चों, ये स्क्वायर होता है। तो अब अगर यहाँ पे हम बात करें तो एक चीज समझ में आता है कि यहाँ पे V1 माइनस V2, देखें V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब UI इज ग्रेटर देन UF। इसका मतलब कि अगर हम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज करें तो इसमें हमेशा जो है एनर्जी लॉस ही होगा, ठीक है, एनर्जी लॉस ही होगा। क्लियर हो क्या? तो ये आज के लिए था बच्चों, ठीक है। इसमें हमने काफ़ी चीज़ें आपको पढ़ाया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ाया, एनर्जी डेंसिटी पढ़ाया, एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी लॉस का फार्मूला इसको याद भी रखना है, डायरेक्ट यूज भी हो जाता है। डेल्टा एनर्जी लॉस C1 अपॉन में C2 दोनों का, और C1 प्लस C2 2, और यहाँ पे क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको याद भी रखना है, ठीक है, ओके। अच्छा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दो, अब आप समझो कि दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हमने कनेक्ट करने के बाद हमारे पास जो हमेशा एनर्जी लॉस होता है, ठीक है। तो ये सब है, इसको अच्छे से समझना, कहीं पे डाउट हो रहा होगा तो मेरे से ज़रूर पूछना, ओके बच्चों, कि ये चीज़ समझ में नहीं आया। और अगर ये आपको लेक्चर समझ में आया, आपको अच्छा लगा, तो जो है वीडियो लाइक भी करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, तो हमें और अच्छा कंटेंट्स जो है देने के लिए मजबूर होते हैं कि बच्चे हम देख रहे हैं तो हमें और अच्छी चीज़ें देना चाहिए, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।